नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौबे प्रशस्ति सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके तहत मैं यूनिट 6 आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कवर करा रहा हूं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 6 का पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है 1600 में। लेटर ऑन एक बैटल ऑफ करनाल के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि 1739 में हुआ था, जब नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था, जिससे मुगल शक्ति का डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था, भारत में प्रारंभ हो गया था। आपको ये बताना है, बैटल ऑफ करनाल जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उस समय में भारत में जो मुगल एम्परर है वो कौन है। आगे चल के बैटल ऑफ पलासी के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया था 1757 में, बैटल ऑफ पलासी, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत लड़ा गया था। इसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावर गेन करेगी। फिर हमने बात की थी बैटल ऑफ बक्सर की 1764, बैटल ऑफ बक्सर जिसमें भारत में द्वैध शासन लागू होगा। द्वैध शासन का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में दीवानी राइट्स जाएंगे, कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, और जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या राइट्स है वो किसके पास में है, नवाब ऑफ बंगाल के पास में भी ही है। बस नेक्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन माना जाता है, केंद्रीकरण का पहला कदम माना जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जिसके अंडर में गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ आपका बॉम्बे को रखा गया। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा था, 1774 में ये देखा था कि पहला सुप्रीम कोर्ट बंगाल में बनाया गया, जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस किसको बनाया गया, एलिजा एमपी जी को बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि जो 4 काउंसिल मेंबर्स हैं उनको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, 3 काउंसिल मेंबर्स बनाए गए और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा जितनी भी एक्टिविटीज कंपनी के द्वारा की जा रही है भारत में, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए रखा गया। हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होल्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही होल्ड बढ़ता जाएगा तो ब्रिटिश का इंपीरियलिज्म भी बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम करेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज होता चला जाएगा। हमने ये भी देखा था, जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके तहत ये देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एक्वायर्ड टेरिटरी है या एक्वायर्ड लैंड है, दैट विल नाउ बी डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट पोजीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पोजीशन के पास में चला जाएगा। ये भी देखा था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये किया। इसी समय में बहुत सारे बैटल्स भारत में लड़े जाते हैं, उन सारे बैटल्स के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, तो अब क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ एक्ट्स पास करेगी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन एक्ट्स को कहा जाता है चार्टर एक्ट्स। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट जो पास हुआ वो हुआ 1813 में, ठीक है, 1813 में। 1813 में जब चार्टर एक्ट लागू हुआ, अब यहाँ पे याद रखिए, इसके पहले लॉस बनाए जा रहे थे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब यहाँ पे एक्ट्स बनाए जा रहे हैं भारत के। तो जो पहला एक्ट बना 1813 में, डेट याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, हमको फैक्चुअल डेटा अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बहुत हद तक। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो ट्रेड करने भारत आई थी, वो संपूर्ण भारत में किसी भी प्रकार का ट्रेड करने के लिए उसके पास में मोनोपोली थी। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, ये क्वीन एलिजाबेथ ने 20 इयर्स का उनको चार्टर दे रखा है। लेकिन चार्टर एक्ट के तहत क्या होगा, मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा।
अब केवल और केवल चाय और चाइना, दो चीजें याद रखना है, टी एंड चाइना पे ट्रेड करने का अधिकार किसके पास में है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में है। और दूसरी ब्रिटिश की कंपनीज भारत में आ सकती हैं, दे आर फ्री टू ट्रेड इन इंडिया। याद रखिए ये जो चार्टर एक्ट लाया जा रहा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्या बोला गया, भारत में अभी भी, वैसे भारत में रूल किसका स्टार्ट हो गया? ब्रिटिश क्राउन का चल रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि कंपनी का रूल, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को एक्सटेंड किया गया अगले 20 साल के लिए। इसका मतलब क्या है, अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पे रूल करेगी, पूरे संपूर्ण भारत पे नहीं, जितना उनकी एक्वायर्ड टेरिटरी है उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का होल्ड होगा, लेकिन सामने चेहरा किसका रखा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रखा गया। दूसरा चीज जो इसमें सिस्टम लाया गया वो लाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसको हम मिशनरीज कहते हैं, भारत में आकर के अगर वो अपने मॉरल वैल्यूज या क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनको क्या दिया गया? प्रमोट करने के लिए अधिकार दिए गए कि आप भारत में जाकर के अपनी चीजों को बता सकते हैं और मिशंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक प्रोविजन किया गया, अभी तक जितना भी प्रोविजन कर रहे थे, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे हम किसकी बात करते हैं, जो भी हमने पढ़ा, उसमें भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया गया। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक हम केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। भारतीय में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रावधान रखा गया कि 1 लाख रुपए सालाना भारतीयों की शिक्षा पे लगाया जाएगा। अब ये क्यों लगाया जाएगा, इसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इसके पहले क्या प्रावधान रखा गया था कि क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में आकर के एजुकेशन सिस्टम या मॉरल एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएंगी, तो उसी के अंतर्गत हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 लाख सालाना प्रावधान रखा, जिससे क्या होगा कि भारत में एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद में गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, दूसरा एक्ट लेकर के आती है जिसको हम बोलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इस एक्ट से पूरी की पूरी मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी जाएगी। कंप्लीट मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज एंडेड। साथ ही साथ क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि दिस एक्ट 1833 का एक्ट फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन माना जाता है, केंद्रीकरण का आखिरी स्टेप माना जाता है। कैसे? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको पहला स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमने बोला था। जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो स्प्लिटेड है, बंगाल, मद्रास और आपका बॉम्बे में जो डिवाइडेड है, उसको केंद्रीकृत किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस किया जाएगा विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको कमेंट में आंसर देना है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे केंद्रीकृत किया गया, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया। अब इसी एक्ट में एक प्रावधान लाया गया कि भारत में लॉ कमीशन बनाया जाएगा, इंडियन लॉ कमीशन बनाया जाएगा, और उसके लिए एक मेंबर बनाया गया जिनको कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। तो लॉ कमीशन का एक चेयरमैन नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डलहौसी। आपको नाम याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड डलहौसी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब कौन सा एक्ट लागू किया गया? 1853 का चार्टर एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट में 2 अलग अलग बॉडीज बनाई गई, सेपरेट किया गया। किसको? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। पॉलिटी में 3 शब्द हम देखते हैं या 3 बॉडीज मेनली काम करती हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशियरी। तो 1853 के चार्टर एक्ट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पहली बार सेपरेट किए गए, 2 विंग्स बनाए गए सेपरेट करके। इनका कार्य अलग से निर्धारित किया गया कि लेजिस्लेचर का काम क्या है और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है। लेजिस्लेचर का काम होता है नियम बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है नियम को लागू करने का। तो
तो ये सेपरेट किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे क्या किया गया, एक एडिशनल 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जोड़े गए, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही पॉइंट जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाता है कि जो लॉ मेंबर बनाए गए थे, लॉ मेंबर उनको फुल टाइम मेंबर का दर्जा दे दिया गया, राइट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिविल सर्विसेज जिसकी तैयारी आप लोग करते हैं उसके लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम का प्रावधान रखा गया। मैकॉले कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम जो सिविल सर्वेंट्स के लिए आयोजन किया जाना था, यहाँ पे आयोजन किया गया। तो ये 3 चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट जिसमें मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, खत्म ना करके सीमित कर रहे हैं, किसके साथ में, चाय और चाइना के साथ में, टी एंड चाइना के साथ में केवल मोनोपोली या ट्रेड कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाकी ब्रिटेन की ऑन कंपनी भी आकर के ट्रेड कर सकती है भारत में। दूसरा पार्ट 1833 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। थर्ड पार्ट हमने ये देखा कि इसी में क्या बनाया गया, लॉ कमीशन बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट में, जिसमें फर्स्ट चेयरमैन किसको बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया। फिर हमने देखा कि 1853 में हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत क्या होता है, मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है। इसमें हमने क्या किया, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग किया। साथ में क्या किया, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम का प्रावधान रखा जो सिविल सर्वेंट के लिए लागू होना था। और ये किसके रिकमेंडेशन के, मैकाले कमेटी के रिकमेंडेशन। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अब 1853 के बाद में जो चार्टर एक्ट आना था वो आना था 20 साल बाद। आप देखिए 20-20 साल के अंतराल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक घटना घटेगी जिसको कहा जाता है 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट, जो कि हम हिस्ट्री की क्लासेस में कवर अप करेंगे। और 1853 के रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट के बाद में अचानक से चीजें बदलेंगी और चार्टर एक्ट की जगह अब क्या आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे और उसके साथ ही साथ हम अपने सिलेबस के फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है 1919 का 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स कोर्ट रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।